हेलो दोस्तों, फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन बैंक का यह हमारा 9वां और आखिरी सेशन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गियर यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी गियर का यूज करते हैं? रैक और पिनियन। सभी को पता है रैक और पिनियन के यूज से हम रोटरी मोशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं लीनियर मोशन में। इसके अलावा दोस्तों बेवल गियर का यूज हम दो इंटरसेक्टिंग शाफ्टों के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं और स्पर गियर का यूज हम दो पैरेलल शाफ्टों के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द बेल्ट ड्राइव शोन बिलो व्हाट इज पुली ए कॉल्ड एज। दोस्तों यह पुली हमारी आइडलर पुली और इसी को जॉकी पुली भी कहते हैं। आइडलर पुली या जॉकी पुली का कुछ काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है कि बेल्ट ड्राइव में बेल्ट को टेंशनाइज करना, बेल्ट की टेंशन को इंक्रीज करना ताकि पावर ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके। क्योंकि यदि बेल्ट ड्राइव में बेल्ट लूज होगा तो वेलोसिटी का ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जॉकी पुली या आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है? यदि दोनों पुलियों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिससे कि बेल्ट में लूज होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उस समय हम जॉकी पुली या कहे आइडलर पुली का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों पुलियों के साइज में जो डिफरेंस होता है वो 6:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों पुलियों के डायमीटर का अनुपात 6:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका अनुपात 6:1 से ज़्यादा हुआ तो जो बेल्ट का आर्क ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा बेल्ट फिसल जाएगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए भी हम आइडलर पुली का यूज करते हैं, जिससे आर्क ऑफ कांटेक्ट बना रहे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज्ड, विच वन इज नॉट एमंग देम। फ्लैट बेल्ट का यूज ज़्यादा डिस्टेंस है, यदि दो पुलियों के बीच पावर ट्रांसमिशन है और डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस समय हम फ्लैट बेल्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा वी बेल्ट और टूथेड बेल्ट का इस्तेमाल हम अच्छी मतलब जिसमें फ्रिक्शन अच्छा हो ताकि बेल्ट फिसले ना, और इसकी हेल्प से हम हाई पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है वो फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और टूथेड बेल्ट सभी बेल्ट के टाइप है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा मैं दोस्तों बता दूं, वी बेल्ट का यदि क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो ट्रेपोजियल शेप का होगा, मीन्स समलंबाकार। ये हमारे वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन का शेप होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर ऑफ गियर शोन बिलो व्हाट इज डिस्टेंस ए कॉल्ड एज। देखिए दोस्तों यहाँ पे गियर की प्रोफाइल दी गई है जिसमें से डिस्टेंस ए पूछा गया है। यह हमारा पिच सर्कल डाया है। पिच सर्कल डाया से टूथ के टिप की हाइट को हम एडेंडम कहते हैं और पिच सर्कल डाया को रेफरेंस मानकर रूट के डेप्थ को हम डिडेंडम कहते हैं। टिप के हाइट को हम एडेंडम कहेंगे और रूट के डेप्थ को हम डिडेंडम कहेंगे। रेफरेंस किसे मान रहे हैं? पिच लाइन, पिच सर्कल लाइन को हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा, टिप का हाइट पूछा है तो यह हमारा एडेंडम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन अ पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर गियर टीथ इज कॉल्ड। मेटेड गियर टीथ, यह हमारा मेटेड गियर टीथ है, तो उसमें जो क्लियरेंस है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बैकलेस कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मेटेड गियर टीथ के बीच जो क्लियरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेटेड गियर टीथ के बीच जो क्लियरेंस है हमारा, यह हमारा मेटेड गियर टीथ है और इसमें यह क्लियरेंस है, इसे हम बैकलेस कहते हैं।
मैं बैकलेस की कुछ इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगी। बैकलेस अगर नहीं होगा तो जो गियर स्मूथली रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें गियर जैमिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो यह तीथ इन दोनों तीर्थों के बीच में जाम हो जाएगा, जिससे कि इंटरफेरेंस होगा और नॉइस की भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बैकलेस ज़रूरी है, लेकिन यह ज़रूरी है, लेकिन इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। तो मेटेड गियर के बीच जो भी क्लियरेंस होता है उसे हम बैकलेस कहते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइल? हील, टिप, बॉथ, हील एंड टिप। सभी को ऑलरेडी पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, हील एंड टिप। यह हमारा फाइल है, पॉइंट को ही हम टिप कहेंगे और यह हमारा हील है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टूल शोन इन फिगर। फाइल। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कटिंग टूल? स्टील रूल हमारा मेजरिंग टूल है। ट्राई स्क्वायर हमारा मार्किंग और चेकिंग टूल है। इसके अलावा चीजल हमारा कटिंग टूल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कटिंग टूल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और माइक्रोमीटर हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज हेक्सा ब्लेड स्पेसिफाइड? हेक्सा ब्लेड को जनरली हम उसके लेंथ और पिच के आधार पर स्पेसिफाइड करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नंबर डी चूज करना होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें हमारे दो ऑप्शन राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज बिटवीन टू चीजल? इसमें पूछा गया है कौन से मटेरियल, किस मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमारे चीजल का पॉइंट एंगल है वो शार्प होगा। शार्प मीन्स जिसका एंगल कम होगा। चीजल एंगल किस में कम होगा? दोस्तों, चीजल एंगल सॉफ्ट मटेरियल में कम और हार्ड मटेरियल में ज़्यादा होगा। आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें चीजल का यह हमारा पॉइंट एंगल है। तो एल्यूमिनियम के लिए 30 है, कॉपर के लिए 45 है, और जैसे जैसे हमारी हार्डनेस बढ़ रही है इसमें पॉइंट एंगल की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो हमारा आंसर होगा शार्प पॉइंट एंगल किस में होगा? सॉफ्ट मटेरियल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील के लिए कटिंग एंगल की वैल्यू होगी हमारी 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रिलिंग मशीन शोन इन द फिगर। यह हमारा पिलर ड्रिल है। पिलर ड्रिल का यूज हम हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं। इसके अलावा रेडियल ड्रिल का यूज हम भारी व्यास मतलब बड़े व्यासों के लिए, बड़े जॉब के लिए करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिलर ड्रिलिंग मशीन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस? ड्रिल होल्डिंग डिवाइस कौन सा है? हेड स्टॉक, ड्रिल चक, वर्क टेबल, नन ऑफ दिस। दोस्तों, यदि मैं ड्रिल बिट को होल्ड करूँ लेथ मशीन में तो उसको हम टेल स्टॉक में होल्ड करते हैं, ना कि हेड स्टॉक में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल चक। दोस्तों, यह हमारा ड्रिल चक है। ड्रिल चक का यूज हम स्ट्रेट सैंक जो हमारा ड्रिल बिट होता है उसमें जो सैंक होता है वो एक स्ट्रेट सैंक होता है, एक टेपर सैंक होता है। ज़्यादातर कम व्यास लगभग 10 mm तक के जो भी हमारे सैंक होते हैं वो स्ट्रेट सैंक होते हैं, और स्ट्रेट सैंक के लिए हम ड्रिल चक का यूज करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप? ब्रोकन टैप को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? यूज ऑफ पंच, हाँ इसका भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका भी यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ आर्क वेल्डिंग, इसके भी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं ब्रोकन टैप को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला हमारा क्वेश्चन है,
विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड के पिच को चेक करने के लिए कौन से गेज का यूज करते हैं? रिंग गेज। रिंग गेज का यूज हम आउटर डाया को चेक करने के लिए करते हैं। प्लग गेज का यूज हम इनर डाया को चेक करने के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज हम वायर का डायमीटर या थिन शीट की थिकनेस को चेक करने के लिए करते हैं। और तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू पिच गेज। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल। सभी को पता है माइक्रोमीटर हमारा स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन। नोडुलर कास्ट आयरन को हम डक्टाइल कास्ट आयरन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कौन से स्टील में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे कुछ टेबल है। माइल्ड स्टील में जो भी कार्बन की परसेंटेज होती है अप टू 0.25% तक होती है और मीडियम कार्बन स्टील के लिए 0.25 से लेकर 0.6% तक होता है। और हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है वो उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 0.6% से लेकर 1.5% तक होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट कार्बन कंटेंट वाला हमारा स्टील होगा माइल्ड स्टील। अगला हमारा क्वेश्चन है इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग मीडियम हमारा एयर होता है। इसके अलावा हार्डनिंग प्रोसेस में जो कूलिंग मेथड होता है उसे हम क्वेंचिंग कहते हैं और क्वेंचिंग में हमारा ऑयल वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन में का यूज करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर। विच हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑन स्टील टू इंक्रीज इट्स कटिंग एबिलिटी। कर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कौन सी हीटिंग प्रोसेस करेंगे? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डनिंग के थ्रू। हमारा जब मेटल हार्ड हो जाएगा, जब हमारा स्टील हार्ड हो जाएगा तो उसमें कटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, वो अच्छी तरीके से किसी जॉब पर कटिंग कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एनलिंग के यूज से हम मशीन एबिलिटी किसी स्टील पार्ट या किसी जॉब की मशीन एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और टेम्परिंग का यूज हम टफनेस के लिए करते हैं। नॉर्मलाइजिंग का यूज हम जब फोर्जिंग वर्क कोल्ड या हार्ड फोर्जिंग या कोल्ड या हार्ड वर्किंग जब किया जाता है किसी जॉब पे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और ग्रेन साइज डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन फिगर। यह हमारा दोस्तों एक फोर्जिंग टूल है, इसे हम फ्लैटर कहते हैं। फ्लैटर का यूज हम जब भी फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं तो फ्लैट सरफेस की लेवलिंग करने के लिए, फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग करने के लिए हम फ्लैटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नर्लिंग इज डन जनरली एट। नर्लिंग को हम स्लो स्पिंडल स्पीड पे की जाती है और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे जैसे जो भी टर्निंग ऑपरेशन होता है उसकी स्पीड का 1/3 भाग हम नर्लिंग में करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लो। स्पिंडल की स्पीड हमारी स्लो होनी चाहिए नर्लिंग करते टाइम। अगला हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन बाय विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस। इसमें क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि नेम ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन, उस फोर्जिंग ऑपरेशन का नाम बताइए जिससे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस स्टॉक इज इंक्रीज, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस स्टॉक इज इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस। मतलब कि हमारी लेंथ रिड्यूस हो रही है और क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे अपसेटिंग। और यदि लेंथ इंक्रीज होता, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग आउट। आइए इसे कुछ और समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे वर्क पीस का
लेंथ इंक्रीज होगा और क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो वह हमारा प्रोसेस ड्राइंग आउट कहा जाएगा। और देखिए ड्राइंग आउट के जरिए हम क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं और लेंथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे वायर का फॉर्मेशन ड्राइंग आउट से किया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ऑफसेटिंग का क्या काम है? ऑफसेटिंग लेंथ को रिड्यूस करता है और क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करता है, वह हमारा ऑफसेटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस फोर्जिंग जो भी हो फोर्जिंग ऑपरेशन का नाम बताइए जिससे कि क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो और लेंथ जो है वो रिड्यूस हो, तो इसे हम कहेंगे ऑफसेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ TIG वेल्डिंग टॉर्च होल्ड्स द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए TIG वेल्डिंग का जो टार्च होता है उसका कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलेट। यह हमारा TIG वेल्डिंग टार्च है जिसमें कलेट, इसमें यह हमारा कलेट है जो कि इलेक्ट्रोड को होल्ड किया हुआ है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए हम कलेट का यूज करते हैं, मतलब कि उस पार्ट का नाम कलेट है जिसमें कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को होल्ड किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट होल बेसिस होल। सभी को पता है, इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अ पॉजिटिव वैलेंस विल ऑलवेज हैव अ फिट। पॉजिटिव वैलेंस क्लियरेंस फिट में दिया जाता है, नेगेटिव वैलेंस इंटरफेरेंस फिट में दिया जाता है और ट्रांजिशन फिट में वैलेंस इस प्रकार रखते हैं कि उसमें न ज़्यादा क्लियरेंस हो न ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो। तो पॉजिटिव वैलेंस के लिए कौन सा फिट होगा? क्लियरेंस फिट। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर इन द BSI सिस्टम। BSI सिस्टम के अनुसार टॉलरेंस ग्रेड 18 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? IT 01, IT 0, IT 1, IT 2 से लेकर IT 16 तक। इस प्रकार हमारे 18 टॉलरेंस ग्रेड हो गए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द फिगर। यह हमारा स्नैप गेज है। स्नैप गेज से के हेल्प से हम आउटर डायमेंशन को चेक करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नैप गेज। इसके अलावा दोस्तों रिंग गेज का यूज हम आउटर डाई को चेक करने के लिए करते हैं और प्लग गेज का यूज हम इनर डाई को चेक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन इंस्पेक्शन इज जनरली एन ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन और फॉर्मल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। कोई भी इंडस्ट्री में यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन होना उसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है और बहुत ज़रूरी होता है। ये कहे तो यह फॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का एक अपना क्वालिटी निर्धारित होता है जिससे कम क्वालिटी होनी नहीं चाहिए, इससे ऊपर ही रहे। जब भी क्वालिटी का जो भी पैरामीटर है वो उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो यह एक फॉर्मल इवैल्यूएशन भी है और एक ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन भी है। क्वालिटी कंट्रोल दूसरा स्टेटमेंट है क्वालिटी कंट्रोल इज अ शॉर्ट प्रोसेस बाय विच एंटिटीज रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी और बहुत छोटी सी प्रोसेस है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करता है। इस प्रकार हमारा दोनों स्टेटमेंट राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग रोटेटिंग पार्ट को सहारा देता है। रोटेटिंग पार्ट एग्जाम्पल शाफ्ट,
शाफ्ट को सहारा देने और गाइड करने के लिए हम बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शाफ्ट सुगमतापूर्वक फ्री चाल से चल सके। इससे शाफ्ट पर फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट जनरेट होता है वो कम होता है। बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग और दूसरा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग में हमारा आएगा सॉलिड बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग etc। और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जिसमें फ्रिक्शन कम हो, जैसे हमारा बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग और हमारा निडल बियरिंग। रोलर बियरिंग का इस्तेमाल हम भारी वर्क के लिए करते हैं और निडल बियरिंग का इस्तेमाल जब स्पेस की कम स्पेस के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हमारा बाल बियरिंग होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कन्वेयर? बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर और पैलेट कन्वेयर। देखिए दोस्तों, कन्वेयर का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में जहाँ भी प्रोडक्शन होता है वहाँ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, इसी सब मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए, ताकि अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भी हमारा प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है वो आसानी से सुगमतापूर्वक पहुंच सके, तो हम उसके लिए कन्वेयर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो कन्वेयर दिखाई दे रहा है वो हमारा है पैलेट कन्वेयर। यह हमारा पैलेट कन्वेयर है। क्वेश्चन में देखिए, बेल्ट कन्वेयर भी होता है, रोलर कन्वेयर भी होता है, पैलेट कन्वेयर भी होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मतलब कि इसमें सभी कन्वेयर के टाइप है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा कन्वेयर का टाइप नहीं है, तो इसमें होगा हमारा आंसर नन ऑफ दिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यू एंड ग्रेड इन टू ग्रेड्स। सरफेस रफनेस को जनरली कितने ग्रेड में मतलब क्लासिफाइड किया गया है? N1 से लेकर N12 तक, सभी को पता होगा। आइए हम इसका एक टेबल भी देख लें। देखिए दोस्तों, सरफेस रफनेस को हम अगर के सिंबल की बात करें तो हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें ट्रायंगल की जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो ज़्यादा फिनिश माना जाएगा, और यह ग्रेड N1 से लेकर N12 तक क्लासिफाइड है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस इरेगुलरिटीज? रफनेस, वेवनेस, बॉथ रफनेस एंड वेवनेस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द वर्क पीस यूजुअली पुट इन द प्रेस वर्क? दोस्तों, प्रेस वर्क हो, पंचिंग हो, पियर्सिंग हो, सभी प्रोसेस में वर्क पीस को कहाँ रखा जाता है? डाई पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑन डाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन ऑन द। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस कौन से पार्ट में दिया जाता है? डाई पे, पंच पे, रैम पे और बॉथ ऑन रैम एंड डाई। आइए पहले देख ले ब्लैंकिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, ब्लैंकिंग और पंचिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोस्तों, यहाँ पे पंचिंग नहीं पियर्सिंग होगा, यह हमारा एक पियर्सिंग है। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस इतना होता है कि जो भी हमारा वर्क पीस है वो पंच के थ्रू जो भी कट डाउन होता है, ब्लैंकिंग में कट डाउन पार्ट यूजफुल पार्ट होता है, और पियर्सिंग में जो कटा हुआ है, जो कट डाउन पार्ट है वर्क पीस का, कट डाउन पार्ट वो स्क्रैप होता है और बचा हुआ पार्ट यूजफुल होता है। तो ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ब्लैंकिंग प्रोसेस में पंच के थ्रू जो भी मटेरियल कट डाउन होता है वो यूजफुल पार्ट होता है और बचा हुआ पार्ट वेस्ट होता है। लेकिन पियर्सिंग में ठीक उल्टा होता है, पंच के थ्रू जो कटा हुआ पार्ट होता है वो स्क्रैप होता है और बचा हुआ पार्ट यूजफुल होता है। क्वेश्चन में कहा गया है ब्लैंकिंग प्रोसेस में क्या कहा गया क्वेश्चन में? इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन। क्लियरेंस किस में दिया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में पंच के थ्रू जो मटेरियल कट डाउन होता है
वही हमारा यूजफुल पार्ट होता है। तो हम किस में क्लियरेंस देंगे? जो हमारा यूजफुल पार्ट होगा उस पर हम क्लियरेंस देंगे। तो इसके लिए हमें पंच पर क्लियरेंस देना होगा। मीन्स ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हमें पंच पर क्लियरेंस देना होगा, जबकि पियर्सिंग ऑपरेशन में हमें डाई पर क्लियरेंस देना होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंच। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिवेट ज्वाइंट शोन इन द फिगर। आप सभी को पता है होगा, देखिए यह दो प्लेट ओवरलैप है, मीन्स कि यह लैप ज्वाइंट हो गया। और इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारे रो की संख्या है वह 1 है, मतलब सिंगल है। तो हमारा आंसर होगा सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट शुड बी टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट। दो रिवेटों के बीच जो न्यूनतम डिफरेंस है वो कितनी होनी चाहिए? दो रिवेटों के बीच, दो क्रमागत रिवेटों के बीच जो न्यूनतम डिफरेंस है, जो न्यूनतम डिस्टेंस है, वो हमारा डायमीटर के 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन? गियर, क्लच, कपलिंग, ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड इन लैपिंग? लैपिंग में यूज होने वाले एब्रेसिव को कौन कौन से हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड मटेरियल के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉफ्ट स्टील के लिए किया जाता है। डायमंड का यूज हम टंगस्टन के लिए करते हैं। इस प्रकार ये तीनों एब्रेसिव ही लैपिंग में यूज किया जाता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर। देखिए दोस्तों, फिगर में जो मशीन शो की गई है, इसमें जो भी टूल होल्ड किया गया है वो ब्रोच किया गया है, मीन्स कि हमारा यह मशीन ब्रोचिंग मशीन हुआ। दोस्तों, ब्रोचिंग से होता क्या है? देखिए, ब्रोचिंग 2 प्रकार का होता है, एक सरफेस ब्रोचिंग होता है, एक इंटरनल ब्रोचिंग होता है। और हम ब्रोचिंग के हेल्प से स्लॉट और शाफ्ट पे इस लाइन, इस प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा होल की डायमीटर को फिनिश या इंक्रीज करना, जैसे बोरिंग होता है, वो वाली क्रिया भी हम ब्रोचिंग के थ्रू कर सकते हैं। ब्रोचिंग की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें मशीनिंग ऑपरेशन एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रोच जो टूल होता है उसमें रफर टीथ, सेमी फिनिशर और फिनिशिंग टीथ होता है। मीन्स कि जो भी मशीनिंग प्रोसेस है वो एक ही स्ट्रोक में हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दिया गया फिगर में जो भी डायग्राम है वो कौन सी मशीन है? हमारी ब्रोचिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार दोस्तों हमारा 161 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।